बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिकल प्रोग्रेशन कॉन्सेप्ट्स वगैरह फार्मूलाज इन तमाम के डिस्कशन हम लोग कर चुके थे। आज के लेक्चर में हमारा फोकस होगा प्रैक्टिस क्वेश्चंस की तरफ। उसमें हम लोग आई कैप स्टडी टेक्स्ट में चैप्टर नंबर 3 का सेल्फ टेस्ट सॉल्व करेंगे। अच्छा, बहुत से क्वेश्चन ना बहुत सिंपल से हैं, मतलब सिंपल सिंपल सी बातें आपसे पूछी हुई हैं, लेकिन काफी हद तक बहुत अच्छे क्वेश्चन भी आप लोगों को मिल जाते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, जैसे अब हमसे 3.1 क्वेश्चन किया गया। सिंपल सा क्वेश्चन था हमारे पास। हमें कहते हैं द सेवन टर्म ऑफ एन एपी, और वो एपी हमारे पास क्या है? 8, 5, 2, -1, -4। अब अगर यहां पर आप गौर करो तो कोई फार्मूला लगाने की ऐसा जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि 5 टर्म तो उसने खुद ही आपको बता दी थी, 6th एंड 7th ऐसे ही है ना। तो आप लोग देखो, 8 से 5 पे आया, 3 माइनस किया, 5 से 2 पर आया, 3 माइनस किया, तो फिर 2 से -1 पे आए, तब भी 3 माइनस किया था। ऐसे ही है ना। तो यहां से देखो, -4 में -3 करें तो हमारे पास नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? -7। और -7 में -3 करें तो नेक्स्ट टर्म क्या बन जाएगी? -10। तो देखो, क्या ये 7 टर्म आ नहीं गई? बस जाके टिक कर दो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ऑलराइट, अगर सपोज यहाँ पे होता ना 70th टर्म, तब जाके हम लोग फार्मूला अप्लाई करते थे। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन था, a+n-1 इंटू डी का फार्मूला यूज होता था। लेकिन यहाँ पर जो डी की वैल्यू है वो 3 नहीं है, -3 है। नेगेटिव साइन का ख्याल रखिएगा। फिर देखें, कहते हैं a-b, अगली टर्म है a, उसे नेक्स्ट टर्म है a+b, और इन प्रोग्रेशन। तो अगर आप लोग देखें तो इनके दरमियान भी डिफरेंस सेम है कि फर्स्ट टर्म में प्लस बी किया तो प्लस बी माइनस बी एक दूसरे से कैंसल और वैल्यू आ गई ए में प्लस बी किया तो थर्ड टर्म हमारे पास आ गई। तो हम लोग कांस्टेंट नंबर की एडिशन कर रहे हैं, इसलिए ये हमारे पास बन जाएगी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। फिर 3.3 हमारे पास आया, द सम ऑफ द सीरीज 1, 2, 3 एंड द लास्ट टर्म इज एन। अब अगर यहां पर आप लोग गौर करें ना, तो 1 से स्टार्ट कर रहे हैं, 1 का डिफरेंस ले रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि जैसे थर्ड टर्म इज 3, फोर्थ टर्म इज 4, फिफ्थ टर्म इज 5, तो nth टर्म इज n। ऑलराइट, तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं, लास्ट टर्म भी वही है हमारे पास। क्लियर? तो हम लोग सम फाइंड करना चाह रहे हैं, तो सम का फार्मूला कौन सा अप्लाई कर दें? n/2 इंटू ए की वैल्यू क्या है? 1 प्लस, तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। अब इसके मुताबिक अगर आप लोग देखें तो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनेगा? n इंटू, अब 1 प्लस n करें या n+1 करें, बात तो एक ही है ना। 5+3 करें या 3+5 करें, आंसर तो 8 ही आएगा ना आप लोगों के पास। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि हमारे पास 1 + n है और यहाँ पे n+1 है। हाँ, अगर ये होता ना 1 - n, तो फिर हम इसके सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते थे, फिर हमारे पास आंसर डिफरेंट होते हैं। तो इस वजह से ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट? अच्छा, इस किस्म के क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं कि उसमें n को इसी तरह से बता दिया जाए, तो n की जगह पर n आ जाएगा। फिर हमने जैसे ही प्रोग्रेशन को देखा 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू n, तो जितनी नंबर ऑफ टर्म्स हैं लास्ट टर्म भी वही होनी है। तो हम लोगों ने, अब बच्चा यहाँ पे कंफ्यूज हो जाता है, भाई अगर मैं सपोज n को लास्ट टर्म लूं तो पता नहीं नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। भाई वो भी हमारे पास n ही है, तो आप लोग इस तरह से इसको पुट कर सकते हैं। कोई डाउट? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है 2, 4, 6 अप टू 100, लेकिन साथ में देखो कोमा नहीं है, क्या है? प्लस। तो मतलब वो कहता है इन तमाम नंबर्स का सम फाइंड करके दो। अब जैसे ही हमने देखा 2, 4, 6, 8, 10 अप टू 100, अब नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है। अब सम का कोई भी फार्मूला अप्लाई करें ना, तो नंबर ऑफ टर्म्स का पता होना जरूरी है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है आप लोगों ने, और वो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कहां से पता चलेंगी? nth टर्म के फार्मूले से। ऑलराइट, तो देखो हमें पता है कि हमारी लास्ट टर्म क्या है, हमारी फर्स्ट टर्म क्या है, और इनके दरमियान डिफरेंस की वैल्यू क्या है?
टू, तो हम लोग जाएंगे nth टर्म का फार्मूला, और nth टर्म हमें गिवन है 100 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस इन टू d की वैल्यू 2। अब जाकर यहां से n की वैल्यू फाइंड कर लें, देन n इज 50। अब आप लोग सम का फार्मूला अप्लाई कर लो। अब चाहे जो मर्जी फार्मूला अप्लाई कर लो, आपके पास डिफरेंस भी मौजूद है और आपके पास लास्ट टर्म भी मौजूद है, लेकिन लास्ट टर्म वाला फार्मूला ज्यादा इजी है। तो हम लोग सिंपली जाकर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 50/2 इंटू 2 प्लस जी, ये बात समझ आ गई? Yes. एंड आंसर इज, इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। कहते हैं विच टर्म इज ऑफ द एपी 3/√7। अब ये एपी है, 4/√7, 5/√7, कहते हैं इज 17/√7। कहते हैं मेरे पास अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है 3/√7, 4/√7, 5/√7। तो मुझे बताओ 17/√7 मेरे प्रोग्रेशन की कौन सी टर्म्स होंगी। ऑलराइट, तो अब वैसे यहाँ पे जुगाड़ वाला मेथड लगाते तो बड़ा जबरदस्त मेथड था। क्या देखो, फर्स्ट टर्म क्या है 3, ऐसा नहीं लग रहा, नंबर ऑफ टर्म प्लस 2 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म, नहीं समझ आई? 1 + 2 = 3, इसी तरह 2 + 2 = 4, इसी तरह 3 + 2 = 5। मतलब फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म। तो ऐसा नहीं लग रहा जैसे जोन सी टर्म है अगर उसमें +2 करो तो उसका न्यूमरेटर बन जाता है। तो 17 अगर मुझे चाहिए तो ये कौन सी टर्म होगी, 15th टर्म होगी। तो जाके 15th को टिक कर दो बस, क्योंकि सबके डिनोमिनेटर सेम थे तो ऐसा फर्क नहीं पड़ना था। ये बिल्कुल ऐसे ही था जैसे लिखा हुआ है 3, 4, 5, 6, 7 और आपसे पूछा गया 17th कौन से नंबर पे आएगा। तब आप खुद देखो कि फर्स्ट वाली दो टर्म्स आपने निकाल दी 1 और 2, तो आपके पास 17 है तो ये 15th नंबर पे मौजूद होगा। क्लियर? अदरवाइज nth टर्म का इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई करते थे हम लोग, और जब nth टर्म का फार्मूला अप्लाई करते तो d की वैल्यू चाहिए थी। तो d की वैल्यू के लिए क्या, 4/√7 माइनस 3/√7 इज इक्वल टू 1/√7। ये d की वैल्यू जाके आप लोग पुट कर देते। किसी को डाउट? नेक्स्ट वन। अच्छा, 3.6 जैसा क्वेश्चन मैंने आप लोगों से स्टार्ट में कह दिया था कि आपको ना 3 डिफरेंट प्रोग्रेशन ये टर्म्स बता दी जाएंगी ना प्रोग्रेशन, और आपको बता देगा कि वो प्रोग्रेशन कौन सा है और वो मिसिंग वैल्यू आपसे पूछ लेगा। तो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस का फार्मूला अप्लाई होगा, वो जो प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ी थी कि सेकंड माइनस फर्स्ट टर्म का डिफरेंस इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड टर्म का डिफरेंस। अब यहाँ पर आपने वही अप्लाई कर देना था। अब यहाँ पर लिखते में ना अक्सर बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, भाई ये सिंगल टर्म होती ना तब शायद कोई मसला ना पड़ता, लेकिन अब आप लोगों ने जब इसको लिखना था ना आप इस तरह से लिखते 6x - 2, इसमें से माइनस करना है किसको, फर्स्ट टर्म को। और फर्स्ट टर्म क्या है, अब अक्सर बच्चे इसको ना ये देखो यूं लिख देते हैं 8x + 4। अब ये गलत हो गया भाई, अगर आपने 8x + 4 लिखना है ना तो फिर इसको ब्रैकेट में रखो। अगर ये सिर्फ 8x होता ना तब कोई फर्क ना पड़ता, लेकिन ये खुद एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, स्टार्ट में नेगेटिव साइन आ गया है तो अपने साइन इन्होंने चेंज करने होते हैं। अगर आप साइन चेंज नहीं करवा रहे इसको ब्रैकेट में रख दो, फिर पूरी टर्म को, क्या पूरी टर्म को फर्स्ट टर्म में से सेकंड टर्म में से मैंने माइनस कर देना है। मेरी बात समझ आई सब बच्चों को? Yes, sir. और इज इक्वल टू क्या चीज, 2x + 7 माइनस 6x - 2। इस तरह से जाके सॉल्व करो। अब ये चीज ना अपने कैलकुलेटर को बता, तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाए। इक्वेशन सॉल्व करना सीखा था ना आप लोगों ने,
तो यहां से आपको x की वैल्यू मिल जाएगी विच इज इक्वल टू, किसी को कोई डाउट? अच्छा, नेक्स्ट वन इज द सम ऑफ a certain number of terms of an arithmetic progression -8, -6, -4 is number of terms is। अब अक्सर बच्चों को ना स्टेटमेंट की नहीं समझ आती। भाई उसने क्या कहा है, कहते हैं भाई मैं आपको सम बताने जा रहा हूं एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का, जो कि ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है जिसका सम 52 है। तो मुझे बताओ कि मेरे पास नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी। अब आप लोग देखो कि भाई क्या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सम फाइंड करना नहीं आता आप लोगों को? अच्छा, अब उसमें दो फार्मूलाज थे, तो एन तो दोनों में यूज हो रहा है, तो मैं कौन सा फार्मूला यूज करूं? मैं फर्स्ट फार्मूला नहीं यूज कर सकता क्योंकि लास्ट टर्म नहीं है, ऑल राइट, लेकिन मैं सेकंड फार्मूला यूज कर सकता हूं क्योंकि मैं डिफरेंस की वैल्यू फाइंड कर सकता, ऑल राइट। अब हम लोग जाएंगे सम इज, सम को रिप्लेस कर देंगे इज इक्वल टू n बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू -6 -8, तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा। तो डिफरेंस की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास? अब ये चीज आगे हमने कैलकुलेटर को बता दो, n की जगह पर x पुट कर दो, तो आप देखो आपके पास वैल्यू क्या आ रही है, एन आंसर इज, चेक करें, 13, ऐसे ही है ना? हाँ जी, क्वेश्चन समझ आ गए सब बच्चों को? किसी को कोई प्रॉब्लम? n की वैल्यू क्या आपके पास 13 आई। अब से कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास डिफरेंट वैल्यू आई हो? अच्छा हाँ जी, ये प्रॉब्लम आना था। अब ये प्रॉब्लम उन बच्चों को नहीं आ सकता था जो बेचारे दूसरों के सहारे पे बैठे हुए थे, इसीलिए कहा था कि अपने कैलकुलेटर पे खुद से सॉल्व करो, क्योंकि ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी। मैंने सिर्फ इसमें जुगाड़ इस्तेमाल किया कि मैंने जाके ना डिस्प्ले को बता दिया, और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनके पास एन की वैल्यू पॉजिटिव आई होगी, आंसर भी मैच कर गया, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनके पास नेगेटिव वैल्यूज आ रही हैं। तो एन की वैल्यू हम ये तो नहीं कह सकते कि मेरे पास क्या वैल्यू आई है आपके पास -4, तो मैं ये थोड़ी कह सकता हूं कि -4th टर्म, इज इट पॉसिबल कि मैं किसी को ये कहूं कि मेरी क्लास में -4 स्टूडेंट्स थे? हो सकता है ऐसा? तो भाई एन की वैल्यू भी नेगेटिव नहीं हो सकती। अब ऐसी सिचुएशन में जब आपको प्रॉब्लम आ जाए तो ये बात वैसे ही याद रखनी की होती है कि कुछ चीजें जिंदगी में नेगेटिविटी के साथ नहीं है, तो मुझे आंसर तो मिला नहीं है। अब अगर सपोज इधर -4 भी होता, आप में से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सोने उसको टिक भी कर लेना था, हालांकि वो आंसर नहीं है हमारा। अब आपने क्या करना है, एक तो मेथड ये है कि मैं सारी इक्वेशन को सॉल्व करूं, जो कि काफी टफ टाइम लगेगा, तो मैंने ऐसा कभी भी नहीं करना। अब मैंने क्या करना है, भाई ऑप्शन में तो एन की वैल्यू गिवन है ना, आप यहां से उठाओ और आकर इसकी राइट हैंड साइड पे पुट करो और देखो कि कौन सी एन की वैल्यू के साथ आंसर 52 आ रहा है। जैसे अब हम यहां पर आएंगे और देखें n/2, अब n को किससे रिप्लेस करूं? 12, तो चेक कर लेते हैं, 12/2 इंटू 2 इंटू -8 प्लस, अब n की जगह पे दोबारा से हमारे पास आ जाएगा 12 -1 इंटू 2। अब ये वैल्यूज पुट करते हुए और ब्रैकेट्स जो आपने ऑन की उसको आपने क्लोज भी करना है, और जैसे इज इक्वल टू किया आंसर। अच्छा ये बात कंफर्म है 12 आंसर नहीं है, दूसरी ये बात भी कंफर्म है 12 से नीचे वाला भी आंसर नहीं है, क्योंकि अगर 12 टर्म्स का सम 36 आ रहा है और मुझे चाहिए 52, तो लाजिम बात है नंबर ऑफ टर्म्स तो मुझे इंक्रीज करनी पड़ेंगी। तो 12 भी गया और 11 भी गया, चेक करने की जरूरत ही नहीं है 11 को। नन ऑफ दीज मोस्टली सिचुएशन में होता नहीं है, तो 13 करेक्ट आंसर है मेरा। और जाके अगर चेक करें आप 13 को, तो आप देखिए आपके पास आंसर आ जाएगा। 12 को रिप्लेस करना है,
जस्ट 13 के साथ। अब यहाँ पर अक्सर स्टूडेंट ऐसा करते हैं, इतने कोई अग्रेसिव होते हैं, एसी की प्रेस की और फिर से बैठ के सारे इक्वेशन को लिखने। भाई सिर्फ n को रिप्लेस करो, 12 की जगह पे जाके 13 पुट करो। सारी इक्वेशन बार बार आप लोगों ने नहीं पुट करनी। अब यहां पर गए, 12 को 13 किया इज इक्वल टू, आंसर मैच कर गया, इज द करेक्ट आंसर। किसी को कोई डाउट? अच्छा, द सेवंथ टर्म ऑफ द सीरीज, अब ये भी आप लोग आराम से बता सकते हैं, लेकिन अगर यहां पे थोड़ा सा गौर करें ना, 6, 12 एंड 24 डिफरेंस सेम नहीं है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में nth टर्म फाइंड करने का क्या फार्मूला था? फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाइड बाय कॉमन रेशो विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर n-1। अब मेरे पास n की वैल्यू 7 है, तो n-1 इज 6। कैलकुलेटर से पूछो तो आपको आंसर मिल गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू पावर 6 एंड द आंसर इज 384। ऑल राइट। अच्छा, नेक्स्ट 3.9। अब आप लोगों के पास डाटा कॉन्सेप्ट्स वगैरह बिल्कुल सेम सेम है, लेकिन जो डाटा होता है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट टाइप में आ सकते हैं। जैसे कि 3.9 में कहते हैं द लास्ट टर्म ऑफ द सीरीज। अब ऑफ द सीरीज, उसके बाद उसने सीरीज बताना शुरू किया है, लास्ट टर्म नहीं बताई। और वो सीरीज क्या है? एक्स स्क्वायर x1। अब उसके बाद खामोश हो गया, कहते हैं आपको देखना कि अब क्या आना है हमारे पास। और फिर गया टू 31st टर्म इज, कहते हैं मुझे बताओ 31st टर्म ऑफ द डाटा हमारे पास क्या होगा। अब अगर आप लोग थोड़ा सा गौर करें तो मेरे पास जो फर्स्ट टर्म है उसकी पावर 2 है, जो सेकंड टर्म है उसकी पावर 1 है, जो थर्ड टर्म है उसकी पावर 0 है। x रेज टू पावर 0 इज इक्वल टू 1। और राइट, उसकी पावर 0 है। ऐसा नहीं लग रहा जैसे ही नंबर ऑफ टर्म बढ़ती जा रही हैं पावर 1 से कम हो रही है ना ऐसा? तो जो मेरे पास फोर्थ टर्म होगी उसकी पावर -1, जो फिफ्थ टर्म होगी -2। अच्छा, अब अगर आप लोग गौर करें, मैं इसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं कि x रेज टू पावर -1, x रेज टू पावर, ये कौन सी टर्म है? ये कौन सी टर्म है? अच्छा, अब जरा रिलेशनशिप देखो। अच्छा, यहां पर देखो, थर्ड टर्म पे पहुंचे तो एक्स की पावर क्या थी? फोर्थ टर्म पे पहुंचे एक्स की पावर -1। तो जब आप लोग 31st टर्म तक पहुंचेंगे एक्स की पावर क्या बन जाएगी? -28। ये बात सबको समझ आ गई? मतलब टर्म और पावर ये एक दूसरे के डिफरेंस के साथ चल रहे थे। अब जैसे ही आप यहां पर पहुंचेंगे x रेज टू पावर -28। अब ये मैथमेटिक्स का रूल है कि अगर पावर आपके पास न्यूमरेटर में नेगेटिव हो और आपने इसको पॉजिटिव करना हो तो फिर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल ले लो। पावर जो नेगेटिव थी वो आपकी पॉजिटिव हो जाएगी अगर आप फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में जाकर इसको लिख देंगे। तो 1/x रेज टू पावर 28, ये हमारे पास आंसर आ जाए। बात क्लियर? और इसको इसी तरह से ही हम लोगों ने जाके सॉल्व करना था। नेक्स्ट, इफ द टर्म 2x x plus 10 3x plus 2 is in arithmetic progression then the value of x is, कैसा नहीं लग रहा जैसे ये क्वेश्चन नंबर 6 की तरह है? इजीली सॉल्व हो सकता है। अच्छा, यहां पर भी इस बात का ख्याल रखिएगा, जैसे सेकंड टर्म क्या है हमारे पास, इसमें से लेस करेंगे। अच्छा, अब ब्रैकेट लगाने की जरूरत नहीं है, अब आपके पास सिंगल एक एक्सप्रेशन आ गया है। ओके, नेक्स्ट देखो, इज इक्वल टू 3x प्लस माइनस, अब ब्रैकेट लगाएंगे x प्लस 10। अब ये जरा कैलकुलेटर को बताओ, देन द वैल्यू ऑफ x इज 6। सब बच्चों को क्लियर? किसी को डाउट?
क्वेश्चन नंबर 11, सम ऑफ ऑल ऑड नंबर्स बिटवीन 200 एंड 300। अच्छा, अब देखिए, अभी तक आप लोगों को ना प्रोग्रेशन वो बता रहा था कि ये प्रोग्रेशन है, आपने सम बताना है या आप लोगों ने नंबर ऑफ टर्म्स बतानी है। अब क्या होगा, रेंज ऑफ नंबर्स बता दिया जाएगा और उस रेंज में कोई ना कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करवा देगा। आपसे कह देगा कि इस रेंज में मौजूद ऑड नंबर्स का सम बताएं, इस रेंज में मौजूद इवन नंबर्स का सम बताएं, इस रेंज में मौजूद ऐसे नंबर्स का सम बताएं विच आर डिविजिबल बाय 7, विच आर डिविजिबल बाय 10, विच आर डिविजिबल बाय 8। इस किस्म की बात आपसे कर देगा। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है रेंज क्या है हमारे पास। 200 टू, मतलब मैंने जो प्रोग्रेशन बनाना है ना, उस प्रोग्रेशन में मैंने ना तो 200 से कम वाला कोई नंबर लेना है और ना ही 300 से ज्यादा वाला कोई नंबर लेना है। अब हमारे पास जो रेंज आ रही है 200, उसके बाद देखा करो सबसे पहला ऑड नंबर कौन सा आएगा। प्रॉपर्टी को हम लोगों ने सेटिस्फाई करवाना है। तो सबसे पहला ऑड नंबर हमारे पास क्या आ रहा है, 201। ऐसी सिचुएशन में ना आपके पास ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन नहीं बनता, हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनेगा। अब आप देखें कि इसके बाद अगला नंबर 201 के बाद 203 अगला नंबर। अब सारे ना कैलकुलेट करने लग जाना। आपको चाहिए सिर्फ फर्स्ट टर्म और आपको चाहिए लास्ट। अब आपने देखना है आपके इस प्रोग्रेशन में लास्ट टर्म कौन सी होगी। अब ये बात तो कंफर्म है कि 300 के बाद तो हो नहीं सकती, ऐसे ही है ना। हमने चेक करना है कि भाई क्या 300 है। इन केस 300 हो भी तब भी नहीं लेना। क्यों? बिटवीन का वर्ड है, बिटवीन का वर्ड है। सपोज यहां पे इवन नंबर होते हैं, फिर तो 300 इवन नंबर था ना, लेकिन फिर भी मैं 300 ना लेता, मैं 298 लेता, क्योंकि यहाँ पे बिटवीन, और बिटवीन मतलब के दरमियान, 200 एंड 300 के दरमियान, मतलब खुद 200 और 300 शामिल नहीं है। अगर यहां पे बात कर देना कि फ्रॉम 200 टू 300, तो फिर ये शामिल हो जाते हैं कि अगर सपोज इवन नंबर होते तो मैं 200 भी पिक कर लेता, मैं 300 भी पिक कर लेता। ओके, बिटवीन 200 टू 300 और इवन नंबर होते हैं ना, 200 फर्स्ट टर्म बन रही थी और ना ही 300 लास्ट टर्म बन रही थी। ये पॉइंट जरूर देखिएगा, अदरवाइज सम वगैरह गलत हो जाएंगे। तो हमारे इस डाटा के अंदर हमारी फर्स्ट टर्म क्या बन रही है, 201, और हमारी लास्ट टर्म क्या बन रही है, 299। और हमारे पास डिफरेंस की वैल्यू क्या है, तो यहां पर सम फाइंड करने के लिए पहला काम n की वैल्यू फाइंड करना है। तो n फाइंड करने के लिए हेल्प कौन करेगा, nth टर्म, और फार्मूला क्या बनेगा, 299 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय, एंड n इज, कैलकुलेटर में पुट करके चेक कर लो, क्या आंसर 50 आ गया। अब आपके लिए क्वेश्चन इजी है। सम फाइंड करने का क्या फार्मूला अप्लाई कर दोगे यहां पर, 50/2 इंटू ए प्लस एल। यहां पर भी एन की एग्जैक्ट वैल्यू आएगी 50, माइनस में आंसर नहीं आएगा। 12,500। बात क्लियर सब बच्चों को, किसी को डाउट? अच्छा, 3.12 देखें तो क्या कहा गया यहां पर, इन्फिनिटी, और सम ऑफ इन्फिनिटी क्या होता है, ये देखो बहुत सिंपल है। ए प्लस, सॉरी, ए की वैल्यू है 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर, और आर की वैल्यू देखो भाई, इसको इसके साथ डिवाइड करूं तो 3/5 ही आएगा। ऑलराइट, तो यहां पे लिख दो 3/5, ये आर की वैल्यू है। और सम ऑफ इन्फिनिटी कभी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगा, सिर्फ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन ही है, मतलब मुझे आर ही चाहिए। तो मैं इस टर्म को 1 के साथ डिवाइड करूं
तो क्या टर्म में कोई फर्क आएगा? तो सिर्फ यही मेरे पास आर की वैल्यू आ जाएगी। बात क्लियर? और हमारे पास आंसर आ जाएगा, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसी तरह से इन्फिनिटी, जी जल्दी से फाइंड करें। 3.13 का आंसर चेक करें, क्या आ रहा है आपके पास? हाँ जी, एंड द आंसर इज 8। अच्छा, कैसे फाइंड किया होगा? ये देखें, हमारे पास दोबारा से फर्स्ट टर्म 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आर। और आर कैसे आएगा भाई? देखो यहां पर आके भाई चेक कर लिया करो, आपका कैलकुलेटर आपको सही आंसर ही कर देगा। 3/2 डिवाइडेड बाय, जहां पे यूं डिवाइडेड बाय 6, एंड आंसर इज, यहां पर आकर 1/4 पुट कर दो, ये आर की वैल्यू है। क्लियर? और आकर इसको सॉल्व करोगे तो इसको सॉल्व ये देखो इस तरह से करो, 6 डिवाइडेड बाय 1 माइनस, अब दोबारा से फ्रैक्शन लगाओ इधर और यहां पे लिख दो 1/4, और ये आंसर आ गया आप लोगों के पास। क्लियर? अब मुझे बताएं 3.14 का आंसर क्या बनेगा? 3.14 का आंसर क्या बनेगा? हाँ जी, सब बच्चों ने कर लिया? किसी को डाउट? वन डिवाइडेड बाय 1 माइनस 1/2। अब ये मत समझ लेना कि मैंने सेकंड टर्म उठा के यहाँ पे लिख दी, ऐसा नहीं है, मैंने आर की वैल्यू ही लिखी है। जैसे ही मैंने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो आंसर 1/2 ही आएगा। क्लियर? और करेक्ट आंसर आपके पास आ गया 2। और अगर हम यहाँ पे जाएं, कहते हैं सम ऑफ इन्फिनिटी इन द फॉलोइंग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जी जल्दी से फाइंड करें। 3.15 सम ऑफ इन्फिनिटी, क्या करना है? ए की वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है? 1/1.1, टर्म को चेंज करने की जरूरत नहीं है, डिवाइडेड बाय 1 माइनस, और हमारे पास अब आर की वैल्यू यहां पर क्या आएगी? इस टर्म को इसके साथ डिवाइड करें तो आपके पास आंसर, देखिए भाई यहां पे कोई शर्माने शुरमुने की जरूरत नहीं होती, मिस्टेक करने से बेहतर है कि कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लें। जहां पर आके लिख दें 1 ब्रैकेट में 1.1 ब्रैकेट क्लोज का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1/1.1। भाई अब देखो कुछ बच्चों को ना इजीली ये बात समझ आ जाती है तो बता देते हैं, भाई नहीं समझ आ रही आप कैलकुलेटर से पूछ लो, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। क्या मैंने ऐसा नहीं किया? अब जैसे ही ये वाली वैल्यू आई तो 10/11 ये हमारे पास आंसर बन जाएगा, यही जाकर इधर लिख देना। ये 10/11 बेसिकली 1/1.1 है। ओके, लेकिन कैलकुलेटर ने हमें उस तरह नहीं बताया, जैसे बताया वही लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अब जाके इसका आंसर फाइंड कर लें, फ्रैक्शन 1। अब देखो 1 की अपनी फ्रैक्शन न्यूमरेटर में फ्रैक्शन, तो एक मतलब फिर से फ्रैक्शन ऑन कर ली 1.1। अब इसको डिनोमिनेटर में लेकर आओ 1 माइनस, फिर से फ्रैक्शन 10/, एंड आंसर इज 10, ये बता दो। ऑल राइट, सबको क्लियर हो गई बात? चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों ने ट्राई कर लेने हैं और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में 3.16 से ऑनवर्ड हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।